आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात करें तरुण जी बंसल साहब से। तरुण जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। नमस्कार, थैंक यू। तरुण जी, आप FSTR में भी आप तेजदार के रूप में आप देख रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्रीज़ को, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को आप थोड़ा बेटर और अच्छी तरह हमारे व्यूअर्स के सामने रखिए। क्या इश्यूज़ हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके इस इंडस्ट्रीज़ में, प्लीज़। थैंक यू। राजस्थान के लिए टूरिज़्म एक सनशाइन इंडस्ट्री है और हम बहुत ये हमारी जो समृद्ध विरासत है, इसकी बदौलत पर्यटन, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, इनके लिए राजस्थान एक बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है जो स्वतः ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। टूरिज़्म का जो रूप आज आप देख पा रहे हैं, कोविड ख़त्म हो गया है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस क्षेत्र में स्पेशली राजस्थान जैसे स्टेट के लिए संभावनाओं अपार हैं, अपार संभावनाएं हैं। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो किले हैं, तो उनके लिए वहाँ पे टूरिस्ट अच्छा, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस को फॉरेन टूरिस्ट पसंद करता है। देखिए, फॉरेनर हो चाहे हिंदुस्तानी हो, और सिर्फ हमारी बिल्ट हेरिटेज नहीं है, जो हमारे जो इतने सुंदर किले हैं, गढ़े हैं, मंदिर हैं, पैलेसेस हैं, इसके अलावा हमारी स्टेट की जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारे लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, ये भी बहुत समृद्ध है और बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये मिला जुला के जो एक ये जो मुजस्मा बना है, जो एक कंप्लीट पिक्चर बनी है, ये टूरिज़्म की मोनालिसा है। टूरिज़्म को, मतलब टूरिस्ट को ये पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता, बिल्कुल। तो इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो कितना परसेंटेज राजस्थान में, जयपुर में लैंड करता है, राजस्थान में लैंड करता है? और फिर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे किस तरह की हेडल्स हैं, यहाँ पे इशूज़ क्या है इस टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो सब। पहले तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो अगर हम फॉरेन टूरिस्ट को लें तो जयपुर गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। मेरे ख्याल से 30% ऑफ जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है हिंदुस्तान, वो जयपुर, दिल्ली, आगरा यहाँ ज़रूर आता है। गोवा, केरला, ये और बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं, बट दिल्ली, आगरा, जयपुर ये एक बड़ा अट्रैक्टिव और कल्चरल टूरिज़्म का ये एक गढ़ है। जो गोवा और केरल जाते हैं आप, तो एक्सपीरियंसेस हैं, नेचुरल ब्यूटी है। कल्चरल टूरिज़्म, इसमें बहुत स्कोप है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया। अब अगर हम देशी टूरिज़्म पर आते हैं, एक समय था कि जब टूरिज़्म का मतलब विदेशी टूरिस्ट था, और देशी टूरिस्ट जो थे वो बेसिकली रिलीजियस टूरिज़्म या धर्म के हिसाब से। समय बदल गया है, लिमिटेड। हाँ, समय बदल गया है। आज वास्ट मेजॉरिटी, हाँ, यूथ क्या, फैमिलीज, आज मिडिल क्लास हिंदुस्तानी जो है वो बिगर नंबर्स में और मोर डेज के लिए हर साल ट्रैवल कर रहा है। बिगर नंबर्स एंड मोर डेज। एंड छोटे छोटे गांव में, कोविड में क्या हुआ, आप शहर में नहीं आ रहे थे, शहर के होटल खाली थे, बट आप अपने ये जो एक स्ट्रेस था, इससे फ्री होने के लिए गांव में 2 कमरे का कोई होटल है, गेस्ट हाउस है, होम स्टे है, वहाँ जाके लोगों ने ठहरे। लोगों ने एक तरह से अपनी ग्रामीण संस्कृति को फिर से आत्मसात किया। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म के अंदर, और फिर आप देखें तो इवेंट्स में, शादियों का काम, एनिवर्सरीज़ में, कॉरपोरेट मीटिंग्स के अंदर। कोरोना जब शुरू हुआ तो एक लोगों ने कहा कि साहब अब ऑफिस कोई नहीं जाएगा, अब कॉरपोरेट ट्रैवल ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जूम मीटिंग भी चल रही है और कॉरपोरेट ट्रैवल भी चल रही है। तो टूरिज़्म और जो ट्रैवल है वो आज हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसके अंदर संभावना, 140 करोड़ का देश है, इसमें टूरिज़्म की संभावनाएं, अगर हम देश की बात करें
तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा सेक्टर है, जिस पे अभी काम हो रहा है पर पूरी तरह से हुआ नहीं है, इज़ रिलीजियस टूरिज़्म। रिलीजियस टूरिज़्म पूरी फैमिलीज पे जाती है और वो सारी चीज़ें। हमारे जो रिलीजियस स्पॉट्स हैं वो देखें तो हमारे एंसेस्टर्स ने वहाँ बनाए थे जो जगह वैसे भी रमणीय थी, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, पहाड़ के ऊपर है, जंगल से घिरा हुआ है। हाँ, माउंट आबू दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं, रणकपुर है। तो ये जो टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म का स्कोप है मेरे ख्याल से डोमेस्टिक टूरिज़्म के, और एक इवेंट्स, मैरिजेस। तो इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स इंडस्ट्रीज अपने आप में ग्रो कर रही है जी। हिंदुस्तान की बात करें तो, क्योंकि आजकल जो थीम और कल्चर जो अभी चला है, सभ्यता है, जो आप मैरिज की बात करें और अदर जो हिंदुस्तान में तो कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है, तो हर फेस्टिवल को गैदरिंग होती है, वो सारी चीज़ें। तो बर्थडे पार्टी बोल लें या एनिवर्सरी पार्टी बोल लें, मैरिज बोल लें, या आप बिज़नेस टूरिज़्म की बात कर लें, बिज़नेस सबमिशन मीटिंग्स की बात कर लें, कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, तो इंडिया में काफ़ी ग्रो हो रहा है ये मार्केट। बिल्कुल। तो इस लेवल पे क्या मतलब स्कोप है और फैसिलिटीज़ आप देख पा रहे हैं कि मतलब इंडिया जो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को मतलब होल्ड कर पाएगा और मैनेज कर पाएगा, उस लेवल पे चीज़ें उस वे में ग्रो हो रही है क्या? और कितना परसेंटेज के हिसाब से अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट परसेंटेज अगर आप बात करें नेक्स्ट 5 to 10 और 15 ईयर्स की, क्या आंकड़े पॉसिबिलिटी है, इकोनॉमिक परसेंटेज और टूरिज्म परसेंटेज? मैं सबसे पहले इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करता हूँ। तो इंटरनेशनल टूरिज़्म का एक बहुत छोटा हिस्सा आज भी हिंदुस्तान आता है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान में जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कंपेयर करें, सिंगापुर या हांगकांग जैसी छोटी जगह कितने लोग जा रहे हैं, या शार्म अल शेख है इजिप्ट में, वहाँ कितने लोग जा रहे हैं, तो जो हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत छोटा है। वी गेट अबाउट 4 to 5% ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज़्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये फिगर के अंदर स्वतः ही बहुत बड़ा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अब क्या चीज़ इसको रोकती है? दो चीज़ें हैं। एक तो परमिशन है, तो परमिशन वीज़ा, गवर्नमेंट वीज़ा, लिमिटेड वीज़ा इशू करती है। वीज़ा का जो वीज़ा इशू का है, हमने कुछ साल पहले ई वीज़ा शुरू हुआ था। कोरोना के अंदर वो ई वीज़ा का जो सुविधा थी वो कई जगह पे उस पर ब्रेक लग गया। जैसे यूके से इस समय ई वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको वापस एम्बेसी जाना पड़ता है या एम्बेसी के किसी ऑफिस में जाना पड़ता है और वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो एक तो वीज़ा है, और हमारे जैसे देश में सिक्योरिटी इज़ अ बिग कंसर्न। तो वीज़ा ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल सबके लिए खोल दें। वीज़ा ऑन अराइवल शायद हमारे लिए मुश्किल हो देना। पॉलिसी के अंदर आता है कि लिमिटेड रखें चीज़ों को। तो ये नहीं, मैं स्कोप की जब हम बात करी तो कैसे बढ़ सकता है, तो एक तो वीज़ा है, परमिशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमिट करें कि बहुत आसानी से आपको परमिशन मिल जाएगी, आप हिंदुस्तान जा सकें, तो इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा। दूसरा है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी से चाहे वो एयरलाइन हो, कितनी सीट्स हैं जो हिंदुस्तान आ रही हैं, क्यों कम आ रही हैं, क्या किसी तरह से उनको बढ़ा सकते हैं। जब वो हिंदुस्तान आ गए तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ़ होटल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दिल्ली से जयपुर रोज़ 5,000 और टूरिस्ट को ट्रांसफ़र करना हो, तो क्या हमारे पास उस हिसाब की टैक्सीज़ हैं या फ़्लाइट्स हैं या ट्रेन्स हैं? शायद हमें 3 शताब्दी जैसी ट्रेनों की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये कैपेसिटी जो है, फिर आप जब उसको लेकर जाते हैं मॉन्यूमेंट्स पे, तो मॉन्यूमेंट्स में कितने लोग, क्या अगर 3,000 लोग आमेर में रोज़ के बढ़ गए, तो क्या वो दैट मीन्स कि वो उनको 10 मिनट और टिकट की लाइन में लगना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चंस हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार प्राइवेट प्लेयर्स से बात करे, प्राइवेट प्लेयर्स भी खुल के अपना स्वार्थ को भूल के बहुजन हिताय की बात करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएँ और उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक देसी टूरिस्ट का सवाल है, जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है, देखिए हिंदुस्तान इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट। जो डिमांड्स एक बंगाली टूरिस्ट की हैं, जो डिमांड एक तमिल टूरिस्ट की हैं, जो डिमांड एक पंजाबी टूरिस्ट की हैं, वो सब अलग अलग हैं। पर डोमेस्टिक टूरिज़्म का स्कोप अथाह है। फॉरेन टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट के नंबर्स में हम कभी कोई कंपैरिजन ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।
हम 140 करोड़ के देश, बाइंग कैपेसिटी अलग होगी, ये भी है। और हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आज जितना कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान में है उतना शायद ही किसी देश में। तो ये इकोनॉमिकल कॉन्फिडेंस की बात करें, लीडरशिप कॉन्फिडेंस, यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऐसी है जो दुनिया देखकर आ गई है और अब वो कहती है कि जो मैंने वहाँ देखा है मुझे वही यहाँ चाहिए, पर अपने देसी तड़के के साथ चाहिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है वो भी मतलब रेदर देन डोमेस्टिक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं क्या? क्या इसको इस स्कोप की तरफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म की बात करें तो ये टूरिस्ट भी मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इधर देख रहे हैं इंडियन कल्चर स्पिरिचुअलिटी के साथ। देखिए जगत गुरु हैं, दो चीज़ें हैं। हाँ। कल्चर तो देख ही रहे हैं, कल्चर को पसंद करते हैं पूरे फॉरेनर्स, लेकिन कल्चर प्लस स्पिरिचुअलिटी के साथ क्या कॉम्बिनेशन मतलब? देखिए हमें गुरु कहा ही जाता है, जगत गुरु है हिंदुस्तान। तो लोगों में जो फॉरेनर्स हैं उनमें हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर को लेके एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है। और वो क्यूरियोसिटी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इस्कॉन मूवमेंट की बात करें तो हज़ारों फॉरेनर्स इस्कॉन से प्रभावित होके और बहुत टाइम मथुरा वृंदावन में बिताते हैं। अब मथुरा वृंदावन को ही अगर हम एक हॉटस्पॉट मान लें कि साहब ये एक जगह है जहाँ पर हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, और जैसा आपने कहा तो क्या किस तरह से बढ़ानी है, तो ये एक हमारे पास एक बहुत बढ़िया मौका है। कोरोना ख़त्म हो गया है, हमारी खुद की पॉपुलेशन एक यंग एजुकेटेड पॉपुलेशन है। फॉरेनर्स आज हिंदुस्तान के प्रति बहुत डीप इंटरेस्ट से देखते हैं। वो इंटरेस्ट कल्चरली, हिस्टोरिकली, स्पिरिचुअली तो हमेशा से था शायद, पर आज इट इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज इंडिया इज़ कमिंग ऑन इन द वर्ल्ड। ट्रेड के पॉलिसी और आज हिंदुस्तान के बारे में लोगों को पता है, और लोगों को पता है कि भाई ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश स्टेबल है, इस देश में इतने सारे रिलीजन एक साथ रह रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान मूल का एक ऋषि सुनाक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो पीपल आर लुकिंग एट द इंडियन कल्चर, लीडरशिप को भी देख रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तो ये जो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। पर इस अपॉर्चुनिटी को हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास एक तो परमिशन और दूसरा कैपेसिटी होगी। तो परमिशन और कैपेसिटी में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स की रूल्स रेगुलेशन आ जाती है, तो वो भी क्या रिस्ट्रिक्ट करती है इस इंडस्ट्रीज को डेवलप होने की? इंडियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट्स में क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं? आप थोड़ा मैं समझूँ खुल के बताएं। नहीं देखिए लोकल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें क्या पॉलिसीज मैटर में क्या रिस्ट्रिक्शन है जो ग्रो नहीं कर पा रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है। जो इंटेंशन है इस समय आज, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल हो, चाहे पंचायत हो, गांव की पंचायत हो, चाहे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो, उन सबको ये समझ में आ रहा है कि हमारे लिए ग्रोथ ज़रूरी है, और उन सबको टूरिज़्म में वास्ट स्कोप दिख रहा है। ओनली थिंग इज़ कि जो हमारी स्पीड ऑफ चेंज है, देखिए हिंदुस्तान एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेशन है, तो स्पीड ऑफ चेंज जो है वो हमारी वो बहुत स्लो है। दिस नीड्स तेज़ हुई है पिछले 20 सालों में, बट इट नीड्स टू गेट मच फास्टर। क्योंकि जो आपका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज हम सब शायद जब बुकिंग करते हैं होटल की तो मेक माई ट्रिप से करते हैं, हाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वो भी है, booking.com से करते हैं, या मतलब सो वी शुड नॉट टेक अ नेम, बट OTAs, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज। सो ये OTAs 10 या 15 साल पहले कहाँ थी? वो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 10 साल पहले स्मार्टफोन्स कहाँ थे? तो ये जो स्पीड ऑफ चेंज है, इट हैज़ टू बी दैट फास्टर। जो इंटरनेट का जो रिवॉल्यूशन आया है वो एक मतलब और ये कितना बड़ा चेंज है कि आज जयपुर में बैठे या दिल्ली में बैठे, मैं जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में अगर एक होम स्टे चल रहा है तो उसकी फ़ोटोग्राफ देख सकता हूँ, उसके मालिक का नंबर लेकर उससे बात कर सकता हूँ, और वहाँ पे कमरा बुक करके वहाँ जा सकता हूँ क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई। तो ये जो एक बहुत बड़ा हमें प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मिला है, ये टूरिज़्म के लिए इज़ अ गेम चेंजर।
मैं वापस उस पे आता हूँ, फैसिलिटीज़ वो जो टूरिस्ट को होल्ड करने का जो फैसिलिटीज़ है, होटल रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या इंडिया उस तरह से ग्रो कर रहा है क्या? मुझे उसमें मैं समझना चाह देखिए रहा वो हूँ डिमांड और सप्लाई की बात है। हाँ, डिमांड और सप्लाई, क्योंकि डिमांड तो ठीक है, लेकिन डिमांड जनरेट होगी उसके बाद सप्लाई मतलब देंगे, या पहले फैसिलिटीज़ उस लेवल पे आप डेवलप कीजिए, देन डिमांड अपना आप क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों मतलब इस तरह के नियम है कि आप डिमांड की अगर वेट करेंगे तो फैसिलिटी देने में 50 साल लग जाएंगे। देखिए ये तो बात हुई कि डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, तो वीज़ा आराम से मिल जाए। एक एसोसिएशन को भी हाँ, नहीं तो मैं उसी के जानना चाह रहा हूँ कि क्या राजस्थान में होटल इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, और क्या वो गवर्नमेंट फ्रेंडली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फ्रेंडली है, और क्या साइज़ में ग्रो कर रही है, वो जानना चाहता हूँ। मैं आपसे थोड़ा सा इसके लिए इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो अभी जो मैंने बात करी आपसे वो करी कि डिमांड किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि डिमांड को केटर कैसे किया जाए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डिमांड को केटर कौन करेगा? देखिए ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ही, और राजस्थान की सरकार की बात कर रहा हूँ, भैरव सिंह शेखावत जी ने हेरिटेज होटल्स के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ लाए। आज हेरिटेज होटल्स हैज़ बिकम अ बिग पार्ट ऑफ टूरिज्म। 50s में तो खैर नहीं, बट 60s और 70s में जब डाक बंगले, गेस्ट हाउसेस, आरटीडीसी के होटल्स बने, तो मिडिल क्लास हिंदुस्तानी ने और उसके पीछे पीछे विदेशी टूरिस्ट ने राजस्थान आना शुरू किया। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। पुष्कर फेयर गवर्नमेंट पॉलिसी का ही नतीजा है। पैलेस ऑन व्हील्स। सो यू नीड ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स लाइक दिस। अब क्योंकि उस समय सरकार के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे, आज हम प्राइवेट प्लेयर्स पे ज़्यादा निर्भर हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर आज सक्षम हो गया है। तो प्राइवेट टूरिज्म को क्या चाहिए? हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है कि अगर मैं कोई सोचूं कि अगर मुझे होटल बनाना है तो मेरे को परमिशंस से कम जूझना पड़े, और वन स्टॉप शॉप हो जाए। और देखिए टूरिज्म 5 स्टार्स में कितने लोग जाते हैं? किसी भी आप देश में चले जाइए, आप पेरिस जाइए, पेरिस के अंदर ज़्यादातर छोटे छोटे 10, 15, 20 कमरे के होटल जो हैं वो सिटी सेंटर में हैं। आपको उस टूरिज़्म को भी बढ़ाना है, और जो 5 स्टार्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए लगा के अपना होटल बनाते हैं उसको भी बढ़ाना है। दोनों को पैरेलल। गांव में कोई एक आदमी 2 कमरे का एक होम स्टे चला रहा है, उसको भी बढ़ाना है, और कॉन्फ्रेंसेस के लिए 300-300 कमरों के जो वो भी बढ़ाना। तो ये तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और इसके अंदर जब सरकार पॉजिटिव तो है पर प्रोएक्टिव कहीं ज़्यादा हो सकती है, बेटर हो सकती है। यू हैव टू सी। आज ज़माना सर ज़माना जो है वो इस पे काम करना चाहिए, और वो कर रही है। वी आर फॉर्चुनेट। आप अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए इसमें इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस देना, और इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस सही मायने में देना, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे कोई बात हो, वो सबसे पहले हिंदुस्तान में राजस्थान में ये बहुत बड़ी बात है। रूरल टूरिज्म के ऊपर एक स्कीम आने वाली है, गेस्ट हाउसेस की स्कीम है कि अगर आपके पास 20 कमरे हैं और आप वहाँ रहते हैं, 20 कमरे तक हैं, तो आप अपने घर को एक गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल उसका रूल्स हैं। तो दीज आर गेम चेंजर्स। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन मतलब एक लिमिटेड इंडस्ट्रीज, या आप जैसे आप होटल एरिया हैं तो आप तक ही सीमित है, ये पब्लिक में शायद नहीं पहुंच पाए। रूरल टूरिज्म का भी मैं समझता हूँ अभी रूरल टूरिज्म एक बड़ा स्कोप है। कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो चीज़ें बिल्कुल ठीक है कन्वर्ट हुई है, जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं अपनी मतलब अपनी फैसिलिटीज़ से भी, इवन अपने जो फैसिलिटीज़ है 5 स्टार फैसिलिटीज़ में लोग जी रहे हैं, उससे बाहर निकल के एक्चुअल रूरल टूरिस्ट मतलब गाँव में जाके उसको देखना चाह रहे हैं, फील करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो रूरल टूरिज्म गवर्नमेंट क्या देख रही है, क्या पॉलिसी चेंजेस आया है, और किस तरह से वो ग्रो हो रहा है? थोड़ा नहीं, आप अगर पिछले 5 सालों में रूरल टूरिज्म की ग्रोथ देखें तो चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, देयर हैज़ बीन अ सी चेंज। बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। और राजस्थान के अंदर तो इस समय जो हमारी रूरल टूरिज्म पॉलिसी अवेटेड है, उसके अंदर होपफुली देयर विल बी मैनी चेंजेस, जिससे छोटे और बड़े
दोनों क्या प्रकार के changes? प्रोजेक्ट्स। मतलब वो कुछ अब ये point out पॉलिसी जब आएगा तब मैं बता पाऊंगा, क्योंकि पॉलिसी अभी जैसे आई आपने नहीं भी है। कुछ मुद्दे उनके गवर्नमेंट के साथ या टूरिज्म डिपार्टमेंट पे रखे होंगे कि आपने भी अपने बेसिकली वो जो मुद्दे हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ही हैं। किस प्रकार से आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाए, परमिशन मिल जाए, और जब आप काम कर रहे हो। एक चीज़ जो मैं आपको और टचअप करना चाहता हूँ, और जब हम रूरल टूरिज्म की बात करते हैं तो उससे और करना चाहता हूँ, दैट इज़ सिक्योरिटी। नाउ सिक्योरिटी इज़ द गवर्नमेंट्स जॉब, चाहे पुलिस हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। जब हम टूरिज्म इन लार्जर नंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं तो सिक्योरिटी मेजर फैक्टर इज़ अ मेजर फैक्टर, और हमें इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हम अगर कुछ भी नहीं करें तो भी 2022 से ज़्यादा टूरिस्ट 2023 में आएगा, 2023 से ज़्यादा टूरिस्ट होपफुली 2024 में आएगा, क्योंकि इकोनॉमी खुल गई है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तो एटलीस्ट बूमिंग है हिंदुस्तान की, ट्रैवल करेगा। पर जब वो ट्रैवल करता है और वो शहर से निकल के जहाँ पे कंसंट्रेशन में आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, वो गांव, ढाणी, जंगल, पहाड़ पे जाता है, तो सिक्योरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल। अदरवाइज वो इश्यूज रहता है उसके मन में सिक्योरिटी का। एक बात करें, एक मेजर रोल अभी मैं देख रहा हूँ कि आप हेल्थ इंडस्ट्रीज, तो हेल्थ इंडस्ट्रीज और मैं समझता हूँ कि होटल इंडस्ट्रीज दोनों एक ही मतलब एक साथ अगर टाइप कर लें, कहीं आपसे आप लोग इस तरह का आपने प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया कि फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं उनको हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप करें और उनको फैसिलिटेट करके उनको कन्वे करके, तो ये पूरी इकोनॉमिक ग्रो होगी। अगर आप FSTR की बात करें तो जो हम लोगों ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट किया था, उसमें एक दिन देवर 6 लेक्चर्स और ओनली ऑन हेल्थ टूरिज्म, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे डेंटल हो, चाहे नेशनल लेवल पे जो कर रहा है। हमने SEPC को इनवाइट किया था, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, जिन्होंने एक लेक्चर दिया नेशनल लेवल पे, और राजस्थान लेवल पे क्या काम हो रहा है उसके लिए तो ऐसी बात वी हैव ट्राइड। मेडिकल टूरिज्म इज़ अ बिग थिंग, स्पेशली जैसे आप अगर डेंटल टूरिज्म की बात करें। मैं समझता हूँ जो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे अगर वो पे आउट करता है, यहाँ पे घूम के आके फैसिलिटीज होके चला भी जाए और उसके पैसे फिर भी बच जाए। हाँ, मतलब मोर इकोनॉमिकल पड़े उसको। बिल्कुल। तो इसको क्यों नहीं, मतलब उसको एक नहीं, इसके ऊपर मतलब बड़ा परसेंटेज, इसके ऊपर ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको पूरी इकोनॉमी को चेंज कर देगा ये। और क्योंकि इंडियन हेल्थ फैसिलिटीज अब उस लेवल की हो गई है, मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उस लेवल का हम सर्व कर रहे और ये तो हम कन्वेंशनल या एलोपैथिक की बात कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी है, ये नेचुरोपैथी आयुर्वेदा ये तो लग्जरी इसके अंदर मतलब ट्रीटमेंट का, मैं एलोपैथी और नेचुरोपैथी को लग्जरी ऑफ ट्रीटमेंट मानता हूं। आप देखें तो केरला में इसने बहुत अच्छा काम किया। केरला ने इसको हाँ, केरला तो कर रहा है, लेकिन तो ये एक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये इंडस्ट्रियल मतलब बिगेस्ट रिफॉर्म हो सकता है ये तो हेल्थ और ये तो शायद एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर एक मिशन स्टेटमेंट की तरह से ले कि भाई हमें मेडिकल टूरिज्म के ऊपर ही अगले 5 साल काम करना है, तो अथाह स्कोप है। अदर पार्ट हो जाएगा वो एक, क्योंकि मैं पर इसमें एक चीज़, शायद मैं थोड़ा सा बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम आप एक्साइटेड है, बट मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इतने फॉरेनर्स आ जाए यहाँ पे इलाज कराने के लिए, हमारे बेचारे देशियों को रुकना पड़े। आपको इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो आप मतलब इतनी बड़ी एसोसिएशन नहीं, एब्सोल्युटली आप उसको नहीं, ये मैं कर सकते हैं बिल्कुल सर, मार्केट को भी, और उस मार्केट को लेके आए ड्रॉप करें। मतलब देखिए हमने मार्केटिंग पॉलिसी पे काम करना चाहिए। और आजकल जो ऑटोमेशन इतना इजी हो गया ना कि कैप्चर दैट नहीं, FSTR का जो मेन स्वरूप है वो एसेंशियली, जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, अपने कॉन्सेप्ट को, कि वो चीज़ों को मार्केट नहीं कर पाएंगे तो मतलब वो ग्रो नहीं दे पाएंगे। जो अदर FSTR का जो एक्चुअली जो मिशन स्टेटमेंट है वो यही है कि हम किस प्रकार से सरकार के साथ एज अ वैल्यूएबल पार्टनर पॉलिसी मेकिंग में एक इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हम उनके पार्टनर बने। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट का कितना परसेंटेज, इकोनॉमिकल परसेंटेज की बात करें अगर आपके पास आंकड़े हो तो कितना? देखिए, मैं टूरिज़्म की बात करता हूँ, तो अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो आज राजस्थान का GDP
राजस्थान अबाउट 9% ऑफ राजस्थान GDP ओके इज बिकॉज ऑफ टूरिज्म। और अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो इट गोज अप टू अबाउट 19 और 20% जस्ट डबल इनडायरेक्ट। Ideally double. हाँ, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अबाउट 10% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय टूरिज्म। तो ये बड़ी फिगर्स हैं। और बड़ी की जा सकती है मतलब ये मैं इसका समझता हूँ कोई maybe इसकी 20 और 30 हो सकता है ये देखिए जस्ट इसकी कोई रोक नहीं है। कोरोना ने मुझे जो सबसे बड़ा लेसन दिया वो यही दिया कि टूरिज्म एक लग्जरी एक्टिविटी नहीं है, ये एक नीड है। नीड है फैसिलिटेड है जैसे आपको जब आप कोई चीज़ आप ट्रैवल करेंगे तो आप हाँ, मतलब एक जब आप मिट्टी को हाथ लगाते हो तो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो आपको स्ट्राइक करता है और आपको अच्छा लगता ये है। अलग इसी कल्चर प्रकार से जब आप अपने घर से निकलते हो हाँ, तो सूटकेस अलग लेके है या मतलब। बैग लेके और बाहर जाते हो तो वो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे जिस प्रकार से हम डेवलप हुए और इंसान बने उसमें कोई ना कोई रॉ नर्व को वो टच करता है। वो एक अलग एनर्जी सर्व करता है एक एनर्जी। तो ये एक और टूरिज्म अगर जयपुर का एक आदमी चौकी ढाणी में खाना खाने जाता है तो वो भी टूरिस्ट है। आपको वो भी टूरिस्ट है वो भी good। तो ये तो एक इट्स एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं इंडियन नेवी का है वैसे ये स्लोगन, बट आई एम बोरोइंग इट। अब अपॉर्चुनिटीज़ की वापस फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर कैसे इसको आपके इंडस्ट्रीज़ को देखे और आपके साथ सेकंड हैंड इन्वेस्टर की बात करें, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर मतलब होटल इंडस्ट्रीज़ में या टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टर कैसे मतलब आपके इन्वेस्टमेंट देखिए अलग अलग तरीके का। एक तो स्टैटिक इन्वेस्टमेंट है, मुझे एक होटल बनाना है, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, मैं मार्केट में गया कि साहब मेरे पास इतनी ज़मीन है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, यहाँ पे होटल बनाना है, मुझे एक पार्टनर मिला और उसने एक होटल बनाने में मेरी मदद करी। दुनिया की सारी होटल चेन्स आज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं और ख़ुशी की बात क्या है कि जो हिंदुस्तानी होटल चेन्स हैं वो दे आर गिविंग देम अ रन फॉर देयर मनी। सर दे आर गिविंग देम अ रन फॉर देयर मनी। ताज इज़ डूइंग मच बेटर एज अ होटल चेन देन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एजेंट्स। सो ये क्या है कि हमारे आज हमने इंटरनेशनल मार्केट से पिछले जो हमारा 25-30 साल का लिबरलाइजेशन का वक्फा रहा है उससे इंडियन इंडस्ट्री ने बहुत सीखा है और बहुत इवॉल्व हुई है। तो आज ये हिंदुस्तानी एजेंसी है और एक फॉरेन मल्टीनेशनल है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। इंडियन मल्टीनेशनल्स भी हैं और फॉरेनर्स सब हिंदुस्तान में आके अपना होटल खोल रहे हैं और रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, चेन्स खोल रहे हैं, पिज़्ज़ा हट हो चाहे डोमिनोज हो। वही पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज जिसके लिए कितना रेजिस्टेंस होती थी अर्ली 90s में, आज वो गली गली में है। और वो पिज़्ज़ा हट आज अहमदाबाद में ओनली वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी बेच रहा है हमने उसको हिंदुस्तानी बना। तो ये तो एक एवोल्यूशन है सर, इसका वेलकम होना चाहिए। जहाँ तक अब हम बात करें टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो आप देखिए टूरिज़्म के अंदर चाहे ट्रीबो हो, चाहे फैब होटल्स हो, ओयो हो, 2 ओयो के मॉडल में ओयो हो, ज़ोमैटो हो, स्विगी हो, ऊबर हो, ओला हो, तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो ऑप्शंस या सॉल्यूशंस हमें मिले हैं, इन्होंने टूरिज़्म का या booking.com हो, मेक माई ट्रिप हो, देव चेंज। आज कौन जाके लाइन में खड़ा होता है ट्रेन के टिकट के लिए? सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है सब तो वो तो टूरिज़्म का हुलिया ही तो ये इन्वेस्टमेंट अब ओयो में या स्विगी में सब में इन्वेस्टमेंट जो था वो मल्टीनेशनल्स का था। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है मेन बात ये बात करें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए आपने कोरोना में कितने होटल बंद होते हुए देखे, रीओपन हो गए वापस, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए वो क्लोज भी हुए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी अट्रैक्टिव इनफ, तभी लोग इतना टूरिज़्म में जा रहे हैं। और टूरिज़्म होटल बनाना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि रिटर्न्स जो हैं वो टाइम लेते हैं। दिस इज़ कैपिटल इंटेंसिव, दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव। तो उसके बाद भी अगर इतने होटल बन रहे हैं, आज कुकस के अंदर 40-50 होटल हैं, अब कुकस से वो अचरोल में चले गए, अचरोल से और आगे जा रहे हैं और बड़े बड़े होटल बन रहे हैं। बड़े तो स्कोप तो हो गई। 500 हाँ, तो स्कोप तो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। हमारे व्यूवर्स को आप और कुछ अपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में या गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ में चेंजेस और एग्रेसिव होके क्या जो अभी मैं
देखिए, सरकारें क्या करती हैं और संस्थान क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, वो तो एक दीगर बात है और वो उसके तो प्लेटफॉर्म्स हैं। बट मैं अगर एक कॉमन मैन की बात करूं तो हमें जो टूरिस्ट, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे वो हमारी भाषा और संस्कार जानता हो चाहे ना जानता हो, पर हमारे को उसका स्वागत जो है वो खुले दिल से करना चाहिए, क्योंकि वो कल्चर भी है। बट अतिथि देवो भव। और जो पेटी हैरेसमेंट टूरिस्ट को सड़क पे मिलता है वो हमारे को नहीं होना चाहिए। हमारे को अपनी जो हमारी कल्चर का जो एसेंस है वो यही है कि हम सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। वो स्वागत एक अतिथि का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक तो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, दूसरा अगर हम फाइनेंशियली देखें तो भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल परफेक्ट बात बताई कि आम आदमी को भी टूरिस्ट को वेलकम करना चाहिए और उसकी हेल्प करें। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी इस लाइन में वे ऑफ द गाइडलाइंस रेगुलरली जारी करनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट अपना भगवान है। वो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो वो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा मैं 1 मिनट और लूँगा आपका। तो आप देखिए, आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लोगों को हिंदी पिक्चरों के गाने पसंद हैं। आज हिंदुस्तान एज अ सॉफ्ट पावर, हमारी कल्चर लोगों को पसंद है, हमारे धर्म को लोग सहिष्णु मानते हैं, एक्सेप्टेंस एज अ सॉफ्ट पावर हमारी एक बहुत पावरफुल नेशन आइडेंटिटी है। तो जो टूरिस्ट आता है वो अडॉप्ट भी करना चाहता है। हाँ, वो टूरिस्ट हमारा एम्बेसडर बन के यहाँ से जाए, तो वो बड़ी बात बोली है। मैं टूरिस्ट जो आ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट या लोकल टूरिस्ट या आप बोलें तो वो हमारा एम्बेसडर बन जाए, तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी। तरुण जी, मैं चाहूँगा आगे भी इस तरह की आप चर्चा इंडस्ट्रीज़, आपकी होटल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम करते रहेंगे और हमारे व्यूवर्स को आप जानकारी देते रहिए, नॉलेज देते रहिए और नेक्स्ट लेवल पे हम इस टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ को लेके जाएं। ये सब हमारी आपकी आवाज़ की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार रखने का, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ आपके साथ शेयर कर पाया। थैंक यू।